मुझे रिफ्यूज़ल भी तब आया जब मैंने अपने गल्फ़ की नौकरी छोड़ दी। मैं इंडिया वापस आ गया होपिंग कि बस अब तो बस वीज़ा आना है एंड सबसे मिलके जस्ट नीड फ्लाई। बट द अनफॉर्चुनेट थिंग हैपेंड, रिफ्यूज़ल आ गया। बट मैंने होप नहीं हारी, मैं आई डिडंट गिव अप। ड्रीम था, आई जस्ट वांटेड टू बी हियर, आई वांट टू अचीव इट। सो फाइनली हियर आई एम सिटिंग इन कनाडा। So once again, welcome back to my channel, guys. My name is Sam. In this channel, I'll be making videos कि how my journey was throughout इंडिया से यहाँ तक का सफ़र कैसा रहा मेरा, क्या क्या मुश्किलें आई, what all things I have been through, सब कुछ. So in this particular video, we'll be talking about the refusal, one of the major, the first setback actually I would say, जो मुझे मिला refusal. And what I did to overcome that. So, जो मेरा refusal letter आया था, I will actually show you how it looks. If you scroll down and go to the reason why I got the refusal, यहाँ letter में लिखा है कि I'm not satisfied that you will leave Canada at the end of your stay, as stipulated in subsection. लोग ने एक subsection दिया है of IRPR based on your family ties in Canada and your country of residence. आप अगर चारों रीज़न को देखोगे तो चारों रीज़न ऐसा लगेगा कि कॉपी पेस्टेड है, सेम है। बट अगर आप थोड़ा डिटेल में देखेंगे तो आपको दिखेगा कि एट द एंड उसका जो रीजनिंग है वो वाई द ऑफिसर, वाई द IRCC ऑफिसर इज नॉट सेटिस्फाइड दैट आई लीव कनाडा एट द एंड ऑफ माई वंस आई हैव कंप्लीट माई स्टडीज। तो उसका रीज़न यहाँ पे है कि बेस्ड ऑन माई फैमिली टाइज, बेस्ड ऑन द पर्पज ऑफ योर विजिट, based on your current employment situation, based on your immigration status. So ये चार रीजन है, एक्चुअल रीजन। अब आपने रीजनिंग तो देख ली कि क्यों और व्हाट आर द रीजंस जो मेरे रिफ्यूजल लेटर में मेंशन है। अब पहले जानते हैं कि सबसेक्शन 216 है क्या, है ना। सो लेट्स सिंपली कॉपी एंड पेस्ट इन गूगल एंड सी कि क्या बताता है। सो व्हेन आई पेस्टेड सबसेक्शन 216 ऑफ द IRPR, तो AI ने एक ओवरव्यू दे दिया मुझे कि व्हाट एग्जैक्टली इट मीन्स एंड व्हाट्स द पर्पस ऑफ दैट। तो यहाँ पे आप रीड करेंगे तो लिखा है कि subsection 216 of the IRPR outlines the requirement for a foreign national to be issued a study permit in Canada. Specifically, it states that an officer shall issue a study permit if, after examination, it established that the foreign national meets certain criteria, including applying in accordance with the regulations, intending to leave Canada at the end of their authorized stay, and meeting the requirements of the relevant parts of the regulations. So, अगर आप यहाँ पे ये सबसेक्शन के ऊपर ध्यान देंगे तो ये law itself states that कि अगर for the person to be issued a study permit, they have to meet these criteria कि you have to justify कि अगर आप आ रहे हो कनाडा तो after your stay you won't be staying in Canada, you will leave Canada, you're just coming here for the studies and then you leave. And अगर आपको आना है तो you have to meet certain regulations and criteria. So study permit apply करने के itself there are certain regulations and criteria. आपके पास unconditional offer letters होने चाहिए, GIC होने चाहिए, you should be able to support yourself financially. उनके डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने पड़ते हैं। सो देयर आर सो मेनी क्राइटेरियाज एंड थिंग्स यू हैव टू मेक श्योर दैट यू मीट, एंड वो रेगुलेशंस एंड क्राइटेरियाज वंस यू मीट एंड इफ यू आर एबल टू प्रेजेंट इट टू द ऑफिसर एंड ही इज कन्विंस्ड कि ठीक है यू मीट ऑल द क्राइटेरियाज एंड यू कैन स्टे हियर फॉर योर स्टडीज एंड देन यू विल गो बैक टू योर होम कंट्री, अगर आप वो जस्टिफाई कर पाते हैं देन दे इशू यू द स्टडी परमिट। ओके, अब रिफ्यूजल आ गया, हमने देख लिया कि रीजन क्या था, हमने देख लिया कि इट्स अ प्रीटी कॉमन थिंग। नाउ व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप, ठीक है, हाउ टू टर्न इट ओवर एंड गेट एन अप्रूव्ड वीजा। ठीक है, अभी इस स्टेप की तरफ हम बढ़ते हैं। सो व्हाट आई डिड वाज अगेन डिड द सेम थिंग, डिड माय रिसर्च ऑनलाइन, थोड़ा रिसर्च किया, यूट्यूब पे थोड़े वीडियोस देखे लोगों के, सिंस इट वाज अ प्रीटी कॉमन थिंग तो इजी था कंटेंट मिलना, क्योंकि बहुत लोगों का रिफ्यूजल आया, बहुत लोग कंसर्न थे उसके रिगार्डिंग। सो डेटा जल्दी मिल रहा था एंड सेम थिंग, सेम टैक्टिक अपनाई मैंने।
कंसल्टेंसीज को कॉल किया, आई स्पोक विद देम, अपनी प्रोफाइल एक्सप्लेन की कि मैंने क्या किया है पास में एंड व्हाट आई एम अप्लाइंग फॉर। मैंने एटलीस्ट 4 से 5 कंसल्टेंसी से बात की थी। सबने एक चीज़ मुझे कही कि माई प्रोफाइल इज प्रेटी स्ट्रॉन्ग, सो दे डोंट अंडरस्टैंड कि मुझे रिफ्यूज़ल क्यों आया। ठीक है, वो मुझे थोड़ा अच्छा लगा सुन के, बिकॉज ठीक है मेरी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है, सो मुझे एक होप मिल गई कि ठीक है अगर मेरी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है तो डेफिनेटली आई कैन गेट थ्रू एंड मुझे एक अप्रूव्ड वीज़ा मिल सकता है इजीली। ठीक है, सो इन्फॉर्मेशन गैदर की कि नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। सबने मुझे डॉक्यूमेंट वाइज तो सेम ही डॉक्यूमेंट कहा जो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुका था। तो डॉक्यूमेंट में कोई चेंजेस था नहीं मेरे, क्योंकि दे वोंट चेंज, राइट। मेरा एक्सपीरियंस लेटर वोंट चेंज, माय ट्रांसक्रिप्ट वोंट चेंज, सो द ओनली थिंग विच कुड चेंज इज द SOP। ठीक है, सो SOP इज द स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। हम जब वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसके साथ अदर्स करके एक सेक्शन आता है जहाँ पे यू अपलोड द SOP। सॉरी, उसमें आप लिखते हो कोई भी रीजनिंग आपको लिखना है कि स्टडी में गैप क्यों था, आपने इस टाइम से इस टाइम का गैप क्यों लिया, अगर आपके वर्क में कोई गैप है तो, वर्क एक्सपीरियंस में कोई गैप है तो, एंड कोई और भी कोई रीज़न हो। आई मीन डिफरेंट पीपल विल हैव डिफरेंट रीजंस फॉर दैट। सो SOP में दोज काइंड ऑफ थिंग्स यू मेंशन एंड व्हाई यू वांट टू कम टू कनाडा, why you want to study from Canada itself, कोई और country क्यों नहीं, why this particular course, so all these things you explain in a proper format and उसके बाद upload करते हो। So the first time when I uploaded, I wrote it myself। उन दिनों चैट GPT नहीं थी जिसके थ्रू मैं शायद एक ब्यूटीफुल लुकिंग एक SOP बनवा के ले पाता। So जितना भी मुझे आता था, मैंने रिसर्च करके मैंने देखा था, मैंने उसके बेसिस पे SOP बनाई थी। It was fine, it was okay, but it wasn't up to the level जो शायद IRCC एक्सपेक्ट कर रही थी। So refusal आया। If everything remains the same, I can only change one thing and that's the SOP. Why not get it done from a professional? This was the thing which was running in my mind. So मैंने बोला कि chuck it. I don't want to go to a consultancy and get the same thing uploaded again, which I've already done myself. So मुझे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए कंसल्टेंसी की जरूरत नहीं थी। I just wanted somebody, a professional content writer to make an SOP for me. That's what I did. So I spoke with, I mean, आप अगर गूगल भी करोगे so आपको बहुत सारे कंटेंट राइटर्स मिल जाएंगे। अभी तो आपके पास चैट GPT है, AI है, Grok है, you can use them. But अगर आप कोई कंटेंट राइटर से प्रोफेशनली और आपके लिए पर्सनलाइज्ड एक SOP बनवाना चाहते, आई वुड से यस, इफ यू नीड इट गो फॉर इट, इट्स अ गुड थिंग। क्योंकि इंस्टेड ऑफ बीइंग वरीड एंड टेंशन में रह के कि यार मैंने सही फॉर्मेट में बनाया है कि नहीं, ट्रस्ट द प्रोफेशनल्स। अगर उन्होंने कई सारे SOPs बनाए होते सो उनको पता है कि व्हाट्स अ फॉर्मेट। सो मैंने भी वही किया। आई कंसल्टेड सेवरल कंटेंट राइटर्स। मैंने एटलीस्ट 4 से 5 लोगों से बात किया, उनको ईमेल किया, उनको अपनी प्रोफाइल का एक पूरी प्रोफाइल इनिशियली नहीं बताई, मैंने एक ओवरव्यू दिया। नहीं आस्क्ड फॉर अ सैम्पल फ्रॉम देम। सो उन लोगों ने मुझे एक सैम्पल भेजा कि दिस इज़ हाउ वी क्रिएट द SOP। एंड कोई अच्छे थे, कोई मुझे ऐसा लगा कि यार इससे बेटर तो मेरा खुद का ही था। सो जो मुझे सबसे बेस्ट लगा, मैंने उससे बात की, वी नेगोशिएटेड ऑन द कॉस्ट। इट वाज चीप, मुझे अब चीप लगता है, बैक इन दोस डेज आई बिलीव कि इंडिया में रह के वो भी एक्सपेंसिव लग रहा था, बट 2500 वाज द कॉस्ट, 2500 वाज द कॉस्ट। एंड मैंने बात की, half of the payment was done initially and the rest of the payment was done once the work is done. So they give you chance to make any changes once they have given you the rough draft. So बंदे ने at least I would say कि 1 वीक का टाइम दिया रहेगा। मैंने उसको मेरी डिटेल्स बताया, मेरे को जो भी मेरे को जैसा चाहिए था, मेरा जो पास्ट SOP था वो शेयर किया, उसने जो डिटेल्स मुझसे मांगा मैंने उसको वो बताया, सब कुछ बताया। एंड उसने मुझे एक पर्सनलाइज्ड टेलर फिट फॉर माई नीड्स उसने एक SOP बना दिया। इट वॉज गुड, इट वॉज वेल फॉर्मेटेड, सब कुछ प्रॉपरली एक ऑर्डर में था, इट वॉज फ्लोइंग प्रॉपरली। वो मुझे खुद को पढ़ के सा लग रहा था कि हाँ यार, आई मीन
this is nice, this looks like a professional SOP. So I was quite happy about it. थोड़ा पैसा खर्चा करके I was able to get a good job done. So वो हुआ. So when they sent you, वो जब मुझे SOP मिली, so he gave me time, 3 days का टाइम होता है कि if you want to make any changes you can just reply to them and say कि hey, I didn't like this part, if you can change and add something else. I did that too. डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी अपलोडेड थे, मैंने बस SOP को चेंज किया, अपलोड किया एंड आई रीअप्लाइड. फीस भरनी पड़ती है आपको जब अप्लाई करते हो, तो एप्लीकेशन फीस लगती है समथिंग $280 या $180 समथिंग था, डोंट रिकॉल एग्जैक्टली, बट वो फीस भरनी पड़ती है, इट्स नॉट रिफंडेबल. सो आफ्टर दैट इट वॉज ऑल अबाउट वेटिंग. ठीक है, सो फर्स्ट रिफ्यूज़ल तो विद इन अ मंथ आ गया था. मेरा रिफ्यूज़ल जो आया था वो 1 महीने के अंदर ही आ गया था. बट उसके बाद जो अभी प्रोसेस था, आई थॉट कि अगर 1 महीना मुझे रिफ्यूज़ल आने में लगा है एंड रीअप्लाई करने के बाद आई वाज सर्चिंग कि कितना टाइम लगता है. डॉक्यूमेंट्स मेरे ऑलरेडी अपलोडेड थे, मुझे बस SOP अपलोड करना था. सो मैंने अपनी SOP चेंज की, अपलोड किया एंड स्टडी परमिट के लिए द एप्लीकेशन फीस $150 वो नॉन रिफंडेबल होती है. तो आप जितनी बार भी रीअप्लाई करते हो यू हैव टू पे दैट फीस एंड वो भरने के बाद यू जस्ट नीड टू वेट. ठीक है, अगर मैं आज की बात करूँ द करंट वेटिंग टाइम फॉर और द प्रोसेसिंग टाइम फॉर स्टडी परमिट इज, एंड मैंने जिन लोगों के वीडियोस देखे थे, बहुत लोगों से बात किया था, उनको भी उन दिनों, क्योंकि जस्ट कोविड के बाद का टाइम था, 2 से 3 महीना लग रहा था रिस्पॉन्स आने के लिए भी. सो आई थॉट कि इंस्टेड ऑफ सिटिंग अराउंड लेट्स जस्ट वर्क. And then I started working somewhere else and I was just waiting कि कुछ आ जाए and I was hoping कि कुछ पॉजिटिव आ जाए. It finally came through. मुझे पासपोर्ट स्टैंपिंग रिक्वेस्ट आई, वो अप्रूवल आ गया. फिर then I sent my passport for stamping, वो दिल्ली गया, स्टैम्प होके आया and yeah, that's how I dealt with it. So again I would say the same thing to you guys कि अगर रिफ्यूज़ल आता है don't be heartbroken, it happens. It's pretty common, you've seen it already, so just deal with you can deal with it now. You understood कि क्या करना है, understand the refusal reason. अगर इनमें से कोई रीज़न है and अगर आपके डॉक्यूमेंट सारे ही सेम रहने वाले हैं, there's nothing else you can upload, then it's all about the SOP where you can justify your reason कि ठीक है you will come back to India. ठीक है, आप या जो भी कंट्री से आप कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो, you will come back to, or you will go back to that country, right? So try to understand the reasons they have given that refusal letter and then explain accordingly, and hopefully yeah, we will all sail through, guys. So on that note, I wish you guys all the best to be apply kar rahe and have a wonderful day, guys. Thank you.